हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 7 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गुआंगसी मूचेंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो मूचेंग रोने लगती है। तो गुआंगसी को मूचेंग का रोना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उठ जाता है और कहता है, तुम्हारे ये आंसू अब मुझ पर काम नहीं करेंगे। 6 साल पहले तुमने इसी आंसू से मुझे बेवकूफ बनाया था, लेकिन इस बार तुम मुझे नहीं बना पाओगी। और तुम्हें ये सब करने में इसलिए अच्छा नहीं लग रहा ना, क्योंकि मैं तुम्हारा आशिक तोय जो नहीं हूँ। वो अगर यहाँ पर होता तो क्या तुम उसे मना करती? तो मूचेंग ये सुनकर खूब रोती है और कहती है, तोय ने मुझे कभी भी इस तरह ट्रीट नहीं किया। तो गुआंगसी गुस्से से वहाँ से चला जाता है कि इधर तोय मूचेंग की याद में खूब ड्रिंक करता है। तो तोय की माँ को तोय की ऐसी हालत देखी नहीं जाती कि तभी वहाँ पर तोय का दोस्त आता है और तोय को बाहर लेकर जाता है ताकि उसका मूड फ्री हो सके। और तोय का दोस्त तोय को बार लेकर जाता है। तो तोय जैसे ही बार का नाम सुनता है वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसका दोस्त उसे रोकता है और कहता है, कब तक तुम उसकी यादों में खुद को चोट पहुंचाते रहोगे? अपने आप को देखो, तुम क्या से क्या बन गए हो। तो तोय कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। कि तभी तोय को लगता है कि उसने सीन को देखा है। तो तोय सीन का पीछा करता है और पीछा करते करते होटल जाता है। तो वहाँ उसे सीन नहीं मिलती और बेचारे को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। तो उसका दोस्त कहता है, शायद तुमने किसी और को देख लिया होगा। सीन ऐसी जगह पर आकर क्या करेगी, उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो तोय कहता है, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, मैंने शायद किसी और को देख लिया होगा। और तोय ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वह तोय का अंदाजा बिल्कुल सही था, उसने सीन को ही देखा था। तो उस ब्रोकर का आदमी ब्रोकर को बताता है कि तोय यहाँ पर है। तो वो ब्रोकर ये सुनकर टेंशन में आ जाता है और अपने आदमी को कहता है, जल्दी से गाड़ी निकालो, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और सीन उसी ब्रोकर के कब्जे में फंसी होती है, जिसे तोय ने जमकर मारा था और उसने जानबूझकर आंख भी खराब कर दी थी। और वो ब्रोकर इसी बात का बदला सीन से लेता है, उसे खूब टॉर्चर करता है, मारता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता है ताकि वो तोय का बदला सीन के जरिए से ले सके। एक्चुअली सीन घर से भागने के बाद काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसकी मुलाकात उस ब्रोकर से हो गई थी और उस ब्रोकर ने जानबूझकर सीन को बंदी बना लिया तोय से बदला लेने के लिए। आगे वो ब्रोकर सीन को मार पीट कर जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा होता है। तो तोय फिर से उसे देख लेता है तो उसे फिर से शक होता है कि ये तो सीन है। तो तोय उस गाड़ी का पीछा करता है पर वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है कि तभी तोय की नजर उसी लॉकेट पर पड़ती है, जो लॉकेट सीन उसकी रक्षा के लिए उसके लिए लेकर आई थी, पर तोय ने उसे फेंक दिया था। तो तोय को उस लॉकेट से यकीन हो जाता है कि उसने जिस लड़की को देखा था वो लड़की सीन है और सीन मुसीबत में है। तो तोय सीन को ढूंढने के मिशन में लग जाता है। दूसरी तरफ सिया सुसाइड करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला हुआ होता है। जैसा कि आपको मैंने पार्ट 3 में ही बताया था कि गुआंगसी एक हैरेसमेंट केस लड़ रहा था और उसने पैसे की लालच में उस केस को उस आदमी को जिता दिया जिस आदमी की गलती थी, जिस आदमी ने उसकी माँ और उसकी बेटी पर एक्चुअली में सेक्सुअल हैरेस किया था। लेकिन पहले वाले गुआंगसी को तो सिर्फ पैसे से मतलब था, उसके लिए सही या गलत कोई मायने नहीं रखता था, बस उसके लिए पैसे मायने रखते थे। और सिया सारा इल्जाम गुआंगसी पर ही लगा देती है कि उसने सबूत की हेरा फेरी की है, जिस वजह से उसे और उसकी माँ को इंसाफ नहीं मिल पाया। और ये न्यूज पूरी तरह वायरल हो जाता है। जब गुआंगसी को इस बारे में पता चलता है तो उसे अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने ऐसा काम किया था। कि तभी गुआंगसी को प्रेसिडेंट लिन का कॉल आता है और प्रेसिडेंट लिन गुआंगसी को धमकी देते हैं कि उसके पास जो वीडियो है वो किसी को ना दे, अगर उसने वो वीडियो किसी को भी दिया तो वो उल्टा उस पर केस कर देगा, जिस वजह से उसकी लॉयर की भी पोजीशन जा सकती है और वो पूरी जिंदगी के लिए भी सस्पेंड हो सकता है। एक्चुअली उस वीडियो में प्रेसिडेंट ली का काला चिट्ठा होता है कि उसने कैसे उन माँ बेटियों को परेशान किया था। तो गुआंगसी प्रेसिडेंट ली की बातों से डरता नहीं और उन्हें कहता है, क्या हुआ कि तुमने उस वीडियो के बारे में याद दिला दिया, मुझे तो उस वीडियो के बारे में पता भी नहीं था। तो प्रेसिडेंट ली कहते हैं, ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत, अगर मैं इस केस में फंसूंगा तो तुम ये मत समझना कि तुम भी बच जाओगे, तुम भी मेरे साथ डूबोगे, क्योंकि तुमने भी इस केस में सबूत की अदला बदली की है। और ये कहकर प्रेसिडेंट ली कॉल कट कर देते हैं। तो गुआंगसी ये सब सुनकर टेंशन में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि आगे वो करे तो करे क्या। आगे जब गुआंगसी की माँ को इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो गुआंगसी से मिलने के लिए घर जाती है। तो गुआंगसी घर में नहीं रहता तो गुआंगसी की माँ मूचेंग पर ही अपना गुस्सा निकालने लगती है कि तभी वहाँ पर गुआंगसी आता है और गुआंगसी अपनी माँ को कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊंगा। तो गुआंगसी की माँ कहती है, तुम्हें क्या ये सब इतना आसान लगता है? अगर ये साबित हो गया कि तुम गुनहगार हो तो तुम्हें पता है तुम्हारा लाइसेंस छीन जाएगा और हमारी बदनामी होगी और हमारा बिजनेस भी डूब जाएगा।
क्या तुम्हें हमारी जरा सी भी फिक्र नहीं है? तो ग्वांगसी कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और इसी बात को लेकर माँ बेटे में झगड़ा होने लगता है। तो मू चेंग उन लोगों को शांत करने की कोशिश करती है। तो ग्वांगसी की माँ उल्टा मू चेंग पर ही भड़कने लगती है और कहती है तुम होती कौन हो माँ बेटे के बीच में बोलने वाली? मैंने तुम्हें बहू होने का हक नहीं दिया है, इसलिए हम दोनों के मैटर से दूर रहो, समझी? और ग्वांगसी की माँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो मू चेंग ग्वांगसी को संभालती है। तो उल्टा ग्वांगसी भी मू चेंग को ही सुना देता है और कहता है तुम मेरी रियल वाइफ नहीं हो बल्कि मेरे बच्चे की माँ हो, इसलिए अपने हद में रहो। और ग्वांगसी ये कहकर चला जाता है। आगे ग्वांगसी और मू चेंग शाओले को स्कूल लेकर जाते हैं। तो टीचर शाओले का अच्छे से वेलकम करती है और टीचर उन लोगों को पूरा स्कूल देखने को कहती है। तो वो तीनों जाकर स्कूल देखते हैं। तो एक बच्चा शाओले के साथ बहुत ही बदतमीजी करता है और उसे धक्का भी दे देता है, जिस वजह से वो गिर जाता है। तो ग्वांगसी को उस बच्चे पर बहुत गुस्सा आता है। तो वो उस बच्चे को डांटने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। तो ग्वांगसी उस बच्चे की माँ को कहता है आपको अपने बेटे को कहना चाहिए कि वो शाओले से माफी मांगे, क्योंकि आपके बेटे को देखकर नहीं लगता कि आपने इसे कोई भी तमीज सिखाई होगी, इसलिए कहिए कि ये शाओले से माफी मांगे। तो वो औरत उल्टा ग्वांगसी को ही खड़ी खोटी सुनाने लगती है उस न्यूज की वजह से और कहती है जो खुद ही तमीज नहीं सीख पाया और जो दूसरों की इज्जत नहीं करता वो दूसरे को क्या तमीज सिखाएगा। तो ग्वांगसी को उस औरत की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहता है तुमने जो अभी अभी मुझे खड़ी खोटी सुनाई है मैं इस पर भी तुम पर केस कर सकता हूँ, इसलिए आइंदा से ध्यान रखना। और ये कहकर ग्वांगसी वहाँ से चला जाता है। आगे मू चेंग ग्वांगसी से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये माजरा क्या है और वो किस केस को लेकर इतनी टेंशन में है। तो ग्वांगसी मू चेंग को कुछ भी नहीं बताता, उल्टा उससे लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। आगे लॉयर लिन ग्वांगसी से मिलने के लिए घर आते हैं। तो मू चेंग लॉयर लिन से पूछती है कि आखिरकार ये माजरा क्या चल रहा है। तो लॉयर लिन मू चेंग को पूरी बात बताते हैं। तो मू चेंग कहती है क्या इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो लॉयर लिन कहते हैं अगर ग्वांगसी वो सबूत जाकर पुलिस स्टेशन में दे देता है, जिस सबूत को उसने हेयरिंग में छुपाया था, जिस वजह से उस लड़की को इतना कुछ सहना पड़ा, उस लड़की को तो इंसाफ मिल जाएगा, पर ग्वांगसी को इस बात की सजा मिलेगी। उसे अपना करियर पूरी जिंदगी के लिए छोड़ना पड़ेगा। और अगर ग्वांगसी सबूत सबमिट नहीं भी करता है तो भी उस पर कार्रवाई होगी। और अगर कार्रवाई के दौरान ये पता चल गया कि उसने सबूत की हेराफेरी की थी, तब भी उसका करियर चला जाएगा। इन दोनों ही तरफ से ग्वांगसी का ही नुकसान है। तो मू चेंग कहती है क्या हम कुछ नहीं कर सकते ग्वांगसी के लिए। तो लॉयर लिन कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक हो पाएगा मैं ग्वांगसी की हेल्प करने की कोशिश करूँगा, तुम टेंशन मत लो, बस ग्वांगसी का साथ मत छोड़ना, समझी? उसने बचपन से बहुत कुछ झेला है और अब मैं नहीं चाहता कि वो और कुछ झेले। तो मू चेंग कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं ग्वांगसी का साथ नहीं छोड़ूंगी। इधर ग्वांगसी पर कार्रवाई होने लगती है और उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ शाओले को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं तो बेचारा रोने लगता है। तो उसकी टीचर उसकी दादी को कॉल करके बुलाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते। तो ग्वांगसी की दादी शाओले को रोते हुए देखकर शाओले को ही डांटने लगती है कि इसने ही कोई बदमाशी की होगी। तो टीचर ग्वांगसी की दादी को बताती है कि शाओले बहुत ही अच्छा बच्चा है, ये कभी भी बदमाशी नहीं करता। एक्चुअली कुछ बच्चों ने इसे तंग किया और इसके पापा को लेकर इसे चिढ़ाया कि इसके पापा बुरे इंसान है, इसलिए ये रोने लगा। तो शाओले की दादी को भी शाओले पर दया आ जाती है और वो अपने साथ शाओले को लेकर चली जाती है। आगे ग्वांगसी की माँ आगे आगे चलती है और शाओले पीछे पीछे। तो शाओले जाकर अपनी दादी का हाथ पकड़ लेता है और उनके साथ चलने लगता है। आगे वो दोनों एक बेंच पर बैठते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं। तो शाओले अपनी दादी को मनाने की बहुत कोशिश करता है। तो शाओले की दादी का भी दिल थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है और वो भी शाओले को मानने लगती है, क्योंकि उन्हें शाओले में ग्वांगसी की झलक दिखाई देती है और उनका भी दिल पिघलने लगता है शाओले के लिए। आगे शाओले अपनी दादी के गोद में जाकर सो जाता है। तो उसकी दादी उसे प्यार से सुलाती है। दूसरी तरफ मू चेंग सिया से मिलने जाती है और सिया का दुख बांटने की कोशिश करती है और उसे अपनी स्टोरी भी बताती है। तो सिया ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसे भी मू चेंग से हमदर्दी होने लगती है। लेकिन जैसे ही सिया को ये पता चलता है कि मू चेंग ग्वांगसी की वाइफ है, तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो इस चक्कर में मू चेंग को घायल कर देती है और मू चेंग का हाथ जल जाता है। आगे तो इस सीन का पता लगा लेता है और उस ब्रोकर के अड्डे पर जाता है सिन को छुड़वाने के लिए। तो वो ब्रोकर
इतनी आसानी से सिन को नहीं छोड़ता और तोय के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो उसे 2 मिलियन लाकर देगा तभी वो सिन को छोड़ेगा। तो तोय कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 2 मिलियन लाकर दूंगा, तब तक तुम सिन के साथ कुछ भी नहीं करोगे। तो ब्रोकर कहता है वो तो मुझ पर डिपेंड करता है, तुम पहले पैसे लाओ उसके बाद ही तुम कोई शर्त रखना, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है उसका बदला ये लड़की चुकाएगी। अगर तुम चाहते हो कि ये लड़की तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे 2 मिलियन लाकर दो, समझे। और वो ब्रोकर तोय को जख्मी करके सिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर गुआंगसी को सिया की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और बेचारा इन्हीं सब की वजह से बहुत ही परेशान होता है और परेशान होकर घर आता है। तो मू चेंग गुआंगसी को संभालती है और उसे बताती है कि वो सिया से मिलने गई थी और सिया से उसने रिक्वेस्ट की कि वो केस वापस ले ले। तो गुआंगसी जैसे ये सुनता है तो वो मू चेंग पर ही भड़कने लगता है और कहता है तुम वहाँ पर क्यों गई थी, तुम्हें पता है ना, क्या मैंने तुम्हें कहा था मेरे मामलों में पढ़ने के लिए, मैं अपना मामला खुद हैंडल कर सकता हूँ। और इस चक्कर में गुआंगसी मू चेंग के हाथ पर अपने हाथ से मार देता है जिससे मू चेंग का हाथ दर्द करने लगता है। तो गुआंगसी मू चेंग से पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। तो मू चेंग कहती है वो हॉस्पिटल में मेरा हाथ जल गया था। तो गुआंगसी कहता है क्या ये सब सिया ने किया है। तो मू चेंग कहती है नहीं, ये सब सिया ने नहीं किया, उससे बस जानबूझकर हो गया है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो गुआंगसी को मू चेंग की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ होता है कि तभी गुआंगसी को हॉस्पिटल से कॉल आता है और हॉस्पिटल वाले गुआंगसी को बताते हैं कि सिया हॉस्पिटल से भाग गई है। तो गुआंगसी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और गुआंगसी ये बात मू चेंग को बताता है और मू चेंग से पूछता है जब तुम सिया से मिलने गई क्या सिया ने तुम्हें कुछ बताया था कि वो आगे क्या करने वाली है। तो मू चेंग कहती है उसने मुझसे कहा था कि वो उसे नहीं छोड़ेगी जिसने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, इसका मतलब वो प्रेसिडेंट ली के पास गई होगी उनसे बदला लेने के लिए। तो मू चेंग और गुआंगसी सिया को ढूंढने के लिए प्रेसिडेंट ली के पास जाते हैं। तो वहाँ पर सिया पहले से आई हुई होती है और वो प्रेसिडेंट ली पर हमला ही करने वाली होती है कि तभी गुआंगसी और मू चेंग आकर प्रेसिडेंट ली को बचा लेते हैं। तो सिया अपना सारा गुस्सा गुआंगसी पर निकालती है और उस पर चाकू से हमला करने ही वाली होती है कि तभी बीच में मू चेंग आ जाती है और गुआंगसी को बचाने के चक्कर में उसे चोट लग जाती है। तो गुआंगसी मू चेंग की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और वो सिया को कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी मू चेंग उसे रोक लेती है और कहती है इसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, इसने ये सब गुस्से में किया है, प्लीज तुम भी गुस्सा मत करो, अगर तुम भी इस पर गुस्सा करने लगोगे तो बात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। आगे मू चेंग सिया को समझाती है तो बेचारी सिया को भी अकल आ जाती है और सिया मू चेंग से माफी मांगती है अपने किए पर। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, मू चेंग का ट्रीटमेंट होता है और इधर गुआंगसी सिया से माफी मांगता है उसने जो भी सिया और उसकी माँ के साथ किया और गुआंगसी सिया से प्रॉमिस भी करता है कि वो प्रेसिडेंट ली को उसके गुनाहों की सजा दिलवा कर रहेगा, बस वो आज रात तक का इंतजार कर ले। तो सिया गुआंगसी की बातों पर भरोसा कर लेती है और गुआंगसी को माफ कर देती है। आगे मू चेंग अपना ट्रीटमेंट करवाकर बाहर आती है तो सिया उन दोनों को सी ऑफ करती है। तो गुआंगसी सिया को कहता है जब ये सब खत्म हो जाएगा ना तब तुम मेरे यूनिवर्सिटी आकर पढ़ना और मैं तुम्हें फ्री स्कॉलरशिप दूंगा जिससे तुम अपना कैरियर बना पाओगी। तो सिया ये सुनकर खुश हो जाती है और मू चेंग भी गुआंगसी के ऐसे बिहेवियर को देखकर बहुत ही इम्प्रेस होती है। आगे मिस्टर पार्क को उनके किए की सजा मिलती है और बाकी का काम गुआंगसी की माँ संभाल लेती है क्योंकि गुआंगसी अपनी माँ से हेल्प मांगता है क्योंकि पास्ट में भी जब गुआंगसी कोई गलती करता था तो उसकी माँ ही सारा रायता संभालती थी और अपने बेटे को सारी मुसीबतों से बाहर निकालती थी। आगे वो लोग घर जा रहे होते हैं तो गुआंगसी मू चेंग को कहता है आज तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, बताओ तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। तो मू चेंग कहती है क्या सच में तुम मुझे कुछ देना चाहते हो। तो गुआंगसी कहता है हाँ। तो मू चेंग कहती है क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर वॉक कर सकते हो। तो गुआंगसी कहता है बस तुम इतना ही चाहती हो। तो मू चेंग कहती है जब तुम्हें ट्यूमर हुआ था तब तुम हॉस्पिटल में ही रहते थे और हम लोग कहीं भी बाहर वॉक करने नहीं जा पाते थे, लेकिन अब तुम ठीक हो गए हो, क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगे। तो गुआंगसी ये सुनकर इम्प्रेस होता है और मू चेंग के साथ वॉक पर चलता है। आगे वो लोग साथ में वॉक करते हैं, बातें करते हैं कि तभी मू चेंग को एक पंछी मिलती है जो नीचे गिरी हुई होती है अपने घोंसले से। तो वो उस पंछी को उसके घोंसले में डालने की कोशिश करती है पर वो नहीं डाल पाती। तो गुआंगसी उसकी हेल्प करता है और उस पंछी को उसके घोंसले में डाल देता है। आगे उन दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी दूरियां कम होने लगती है। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं तो गुआंगसी चेंज करके बाहर आ जाता है और वो मू चेंग को चेंज करने को कहता है। तो मू चेंग अपने से कपड़े चेंज नहीं कर पाती तो वो गुआंगसी को कहती है कि वो नैनी को बुला दे ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। तो गुआंगसी इस बात पे हंसने लगता है और कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, मैं नैनी को बुलाऊं।
वो क्या सोचेगी हम दोनों के बारे में, हम दोनों वाइफ हस्बैंड हैं, फिर भी हम दोनों के बीच इतना पर्दा है। तो मूचेंग कहती है ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचेंगी वो, जाकर उन्हें बुला दो। तो ग्वांगसी कहता है मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा, वो अभी सो गई होंगी और मैं उन्हें इस टाइम डिस्टर्ब करने नहीं जा सकता, लाओ मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो बेचारी मूचेंग को मजबूरन ग्वांगसी से हेल्प लेनी पड़ती है, पर वो उसके सामने एक कंडीशन रखती है कि वो उसके कपड़े बदलते टाइम आंख बंद करके रखेगा। तो ग्वांगसी उसकी शर्त मान लेता है, पर ग्वांगसी चोरी छुपे मूचेंग को देखता है। वेल आपको यहाँ पर इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ तोई की माँ बहुत परेशान होती है कि वो 2 मिलियन कहाँ से लाएगी। तो तोई की माँ मूचेंग से हेल्प मांगती है। तो मूचेंग कहती है आंटी आप टेंशन मत लीजिए, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगी। और इधर ग्वांगसी भी ये सब सुन लेता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मूचेंग तोई के लिए पैसे इंतजाम कर रही है। तो ग्वांगसी गुस्से से जाकर सो जाता है। तो मूचेंग को ग्वांगसी का बिहेवियर समझ में नहीं आता। कुछ देर पहले वो उसके साथ नॉर्मली बिहेव कर रहा था, लेकिन अब वो उससे गुस्से से बात कर रहा है। अगले दिन मूचेंग सोनार के पास जाती है अपनी रिंग बेचने के लिए, और ये सब ग्वांगसी का सेक्रेटरी देख लेता है, क्योंकि ग्वांगसी ने अपने सेक्रेटरी को मूचेंग पर नजर रखने को कहा होता है। और जब ग्वांगसी का सेक्रेटरी ग्वांगसी को बताता है कि मूचेंग अपनी वेडिंग रिंग बेचने गई है, तो ग्वांगसी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार वो रिएक्ट कैसे करे, क्योंकि वो एक पल मूचेंग पर भरोसा करना चाहता है और उसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन दूसरे पल ही मूचेंग ऐसी हरकत कर देती है जिससे ग्वांगसी को निराशा होती है और वो उससे और दूर हो जाता है। तो उसका सेक्रेटरी ये सब सुनकर ग्वांगसी को सलाह देता है कि वो अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करे, क्योंकि अगर वो अपने रिश्ते पर भरोसा करेगा तो क्या पता जिस तरह उसे चीजें दिखाई दे रही है शायद वो बाद में जाकर गलत हो। तो उसका असिस्टेंट ग्वांगसी को अपनी वाइफ पर भरोसा रखने को कहता है, ताकि वो मूचेंग को समझ पाए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो ग्वांगसी को अपने असिस्टेंट की बात थोड़ी अच्छी लगती है और वो इस बात पर अमल करने का फैसला बनाता है। आगे ग्वांगसी खुशी खुशी घर आता है और जैसे ही मूचेंग के हाथ में वेडिंग रिंग नहीं देखता तो ग्वांगसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, पर वो मूचेंग के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ पड़ी ही नहीं है। तो ग्वांगसी मूचेंग से पूछता है कि उसका वेडिंग रिंग कहाँ है। तो मूचेंग ये कह देती है कि उसने काम करते टाइम उस रिंग को खोल दिया था, क्योंकि उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो ग्वांगसी को पूरा यकीन हो जाता है कि मूचेंग ने तोय के खातिर उसकी वेडिंग रिंग को बेच दी है। आगे ग्वांगसी मूचेंग को कहता है कल हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं और ये एक बिजनेस ट्रिप है, इसमें तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, इसलिए तैयार हो जाना और याद रखना ध्यान से अपनी वेडिंग रिंग पहन लेना, समझी? और तुम सावले की टेंशन मत लेना, उसका ख्याल नैनी रख लेगी। तो मूचेंग कहती है ठीक है। अगली सुबह वो दोनों तैयार होकर बिजनेस ट्रिप पर जाने लगते हैं। तो मूचेंग नैनी को सावले के सारी ट्रीटमेंट के बारे में बता देती है कि उसे कब कब इंजेक्शन देना है और उसे क्या क्या खाने देना है। तो नैनी कहती है आप टेंशन मत लीजिए, हम सावले का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो वो दोनों सावले को बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जाते टाइम ग्वांगसी की नजर मूचेंग के हाथ पर पड़ती है, तो उसके हाथ में वेडिंग रिंग रहता है। तो ग्वांगसी को फिर से ये लगता है कि उसने शायद मूचेंग के बारे में कुछ गलत सोच लिया है, क्योंकि मूचेंग वैसी नहीं है जैसा वो सोच रहा था। आगे वो दोनों खुशी खुशी होटल पहुँचते हैं। तो मूचेंग इतना अच्छा होटल देखकर ग्वांगसी से पूछती है कहीं तुम जानबूझकर मुझे होटल तो नहीं लेकर आए मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि इस होटल को देखकर नहीं लगता कि कोई तुम्हारा बिजनेस ट्रिप होगा। तो ग्वांगसी कहता है मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ घूमने का, मैं यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पे आया हूँ, मैं जा रहा हूँ क्लाइंट से मिलने, तुम रूम में चेकिंग कर लेना, ठीक है? आगे ग्वांगसी जब अपने क्लाइंट से मिलने जाता है तो उसका क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि आइली होती है। तो ग्वांगसी आइली को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो आइली ग्वांगसी के साथ वैसा ही बिहेव करती है जैसा उसने 6 सालों में किया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ग्वांगसी की याददाश्त चली गई थी। लेकिन जब ग्वांगसी उसे बताता है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो आइली कहती है मैं तुमसे कोई बदला लेने नहीं आई हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे पति से डाइवोर्स दिलवा दो और मैं तुमसे एक क्लाइंट के तौर पर मिल रही हूँ, इसलिए पास्ट की बातों को बीच में मत लाओ। तो ग्वांगसी कहता है अगर तुम मुझसे एक क्लाइंट के तौर पर मिल रही हो तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। आगे मूचेंग भी उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो बेचारी को बहुत ही जलन होती है उन दोनों को एक साथ देखकर। तो आइली ग्वांगसी से पूछती है ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तो ग्वांगसी कहता है ये मेरी वाइफ है। तो बेचारी आइली ये सुनकर तो पूरी तरह जल के भुन जाती है। उसके बाद ग्वांगसी मूचेंग को जलाने के लिए आइली के साथ बहुत ही अच्छे से बात करता है उसके करीब जाकर,
और आइली भी इस मौके का फायदा उठाती है और उसे लगता है कि ग्वांगसी उसमें इंटरेस्टेड है। तो मू चेंग को उन दोनों को एक साथ देखकर सच में बहुत जलन होती है, पर वो ग्वांगसी के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर ग्वांगसी को पता चल जाता है कि मू चेंग को बहुत ही फर्क पड़ता है उन दोनों के साथ रहने से। आपको यहाँ पर इन तीनों की खट्टी मीठी नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। आगे ग्वांगसी और मू चेंग एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि तभी आइली ग्वांगसी को कॉल करती है और उससे कुछ अर्जेंट डॉक्यूमेंट मंगवाती है, वो भी तुरंत। तो ग्वांगसी कहता है क्या ये अर्जेंट है? तो आइली कहती है अर्जेंट है इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है ना। तो ग्वांगसी कहता है ठीक है मैं डॉक्यूमेंट लेकर आ रहा हूँ। और ग्वांगसी मू चेंग को रेडी होकर बाहर रहने को कहता है। तो मू चेंग कहती है ठीक है। आगे ग्वांगसी डॉक्यूमेंट लेने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ आइली इसी मौके का फायदा उठाती है क्योंकि उसने जानबूझकर ग्वांगसी को बाहर भेजा होता है ताकि वो मू चेंग को ग्वांगसी के लाइफ से बाहर निकाल सके। इधर मू चेंग रेडी होकर बाहर आती है तो उसे रास्ते में आइली मिल जाती है। तो आइली मू चेंग के कपड़ों का मजाक बनाती है और कहती है क्या तुम ऐसे कपड़े पहनकर पार्टी में जाओगी? सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे, कम से कम ग्वांगसी के स्टैंडर्ड का तो ख्याल रख लेती। तो मू चेंग को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो आइली को कहती है मेरे पास बस यही कपड़े हैं। तो आइली कहती है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास तुम्हारे टाइप के कुछ कपड़े हैं, तुम उसे पहन लो। तो मू चेंग कहती है सच में? तो आइली कहती है हाँ सच में, जाओ ट्राई कर लो। तो मू चेंग चेंज करने के लिए चली जाती है। तो आइली का असिस्टेंट मू चेंग का बैग गायब कर देता है और उसे रूम में लॉक कर देता है। उसके बाद मू चेंग जब तैयार होकर बाहर आती है और बाहर जाने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि रूम लॉक है। तो वो लैंडलाइन से हेल्प मांगने की कोशिश करती है पर लैंडलाइन भी खराब होता है। तो बेचारी मू चेंग के पास कोई रास्ता नहीं होता उस रूम से बाहर जाने का। दूसरी तरफ ग्वांगसी फाइल्स लेकर वापस आ जाता है और मू चेंग को हर जगह ढूंढता है पर उसे कहीं भी मू चेंग नहीं मिलती। तो ग्वांगसी आइली के पास जाता है और उससे पूछता है क्या उसने मू चेंग को कहीं देखा है? तो आइली कहती है मुझे नहीं पता, मैंने मू चेंग को कहीं भी नहीं देखा। कि तभी ग्वांगसी को मू चेंग का मैसेज आता है और उस मैसेज में ये होता है कि मू चेंग यहाँ से चली गई है। तो ग्वांगसी को मू चेंग का ये मैसेज पढ़कर बहुत गुस्सा आता है। एक्चुअली ये सभी आइली का ही प्लान होता है। तो आइली ग्वांगसी के गुस्से को और बढ़ावा देती है और उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है। कि तभी एक फोटोग्राफर उन दोनों की चुपके से फोटो क्लिक करने लगता है। तो ग्वांगसी ये सब देख लेता है और जाकर उस फोटोग्राफर से कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो? और ग्वांगसी को फाइनली ये बात पता चल जाती है कि आइली जानबूझकर उसे अपने स्कैंडल में फंसाने की कोशिश कर रही है। तो ग्वांगसी को आइली पर बहुत गुस्सा आता है और ग्वांगसी उस फोटोग्राफर को फोटो डिलीट करने को कहता है पर वो फोटोग्राफर फोटो डिलीट करने से मना कर देता है और कहता है मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है, मैं ऐसे कैसे फोटो डिलीट कर दूंगा, मैं इसे पब्लिश करूंगा और पूरी दुनिया को सच्चाई बताऊंगा कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो ग्वांगसी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो वो फोटोग्राफर ग्वांगसी की बात मानने से मना कर देता है और फोटो डिलीट करने से भी मना कर देता है। और यहीं पर पार्ट 7 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।